महादेव बच्चों, काइनेमेटिक्स पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था महादेव बच्चों, काइनेमेटिक्स पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था रेस्ट की, मोशन की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, और इससे रिलेटेड डेफिनेशन मैंने दिया था और कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। इसी सीक्वेंस में आज के वीडियो में मैं कुछ और टर्म्स ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और वो हैं, फर्स्ट में लिख दूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो हम बात करेंगे आज शुरुआत में एवरेज स्पीड की। ये क्या होती है? तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, सीधे सीधे एवरेज स्पीड एक रेशियो है। कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को उसने जितना टाइम लिया से डिवाइड कर दिया, जो रेशियो आया दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर हम एक अच्छी भाषा में बोलें तो बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled to the total time taken by an object. तो अगर एवरेज स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करें या v ab से रिप्रेजेंट करें तो ये सीधे हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये कोई नई बात नहीं है, छोटी क्लास से आप ये डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हो कि जब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को उसने जितना टाइम लिया से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो रेशियो आएगा ये बिल्कुल ही एवरेज स्पीड कहलाएगा। यूजुअली एवरेज स्पीड को हम स्पीड भी कहते हैं, दोनों एक ही टर्म है। तो चाहे स्पीड कहो या एवरेज स्पीड कहो, हर हाल में टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पर पहुंच गया। ये पूरी डिस्टेंस हो गई, सपोज करो कि डी या एस, ये पूरी डिस्टेंस हो गई एस। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां ऑब्जर्व किया तो उस मोमेंट को हमने लिखा t1 से। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो उस मोमेंट को हमने लिखा t2 से। जैसे ऑब्जेक्ट 12 बजे यहाँ है तो 12 बजे t1 है, 3 बजे यहाँ पहुंचा तो 3 बजे t2 है। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, जिसे हमने v लिखा है, तो इस टोटल डिस्टेंस को, जिसे मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो टोटल टाइम है, ये मोमेंट है, क्षण है, ये 12 बजे है, ये 3 बजे है, तो इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। या यूं कहें कि t1 टाइम पर उसकी पोजीशन क्या थी, 0 थी या चला ही नहीं था। t2 टाइम के बाद वो कितना चला, s चला, तो ये जो पूरी लेंथ होगी, जो लेंथ पाथ हो गया s के बराबर हो गया, और जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 के बराबर हो गया। इस रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो सारे केसेज में, चाहे ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन में चले, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चले, कैसे भी चले, हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो सीधे सीधे पूरे रास्ते की लंबाई को काउंट कर लिए और जितना उसने टाइम लिया उसे डिवाइड कर दिए।
ये जो मैं T2 माइनस T1 लिख रहा हूँ, ये इस हिसाब से लिख रहा हूँ कि आपने ए पोजीशन पर उस मोमेंट को काउंट किया है जब वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, और बी पॉइंट पर उस मोमेंट को काउंट किया है जब उसने जर्नी खत्म किया। अगर आपको डायरेक्ट ही इंटरवल पता है, जिसे चलो मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो। चीज़ों को सिंपल वे में समझेंगे। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम क्या कहलाएगा, ये एवरेज स्पीड कहलाएगा। अब चलो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जरा बात को समझो बेटा। मान लो ए से बी की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ए से बी की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक चला, वो पहले सी पर पहुंचा और ए से सी तक आने में उसने 2 घंटे का समय लिया। फिर सी से बी गया, जाने में 2 घंटे का समय लिया, और सी पर वो 1 घंटा रेस्ट लेता है, 1 घंटा रेस्ट लेता है। तो ए से सी तक आने में उसने 2 घंटा लिया, सी से बी तक जाने में उसने 2 घंटा लिया, और सी पर 1 घंटा वो रेस्ट करता है। मान लो ए से सी की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो बी से सी की डिस्टेंस हो गई 7 किलोमीटर। अब हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फार्मूला ये बोलता है कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 7 10 किलोमीटर। अब जहां तक टाइम की बात है, तो देखो जो चलने का टाइम है वो ये 2 घंटा है, ये 2 घंटा है, 4 घंटा है, वो 1 घंटा चला ही नहीं, रेस्ट किया। तो मन में बात आती है कि हम टाइम क्या 4 आवर्स लें या टाइम क्या हम 5 आवर्स लें। मीन्स जो ट्रेवलिंग का टाइम है वो तो 4 ही घंटा है, रेस्ट का टाइम क्या है 1 घंटा है। तो यहाँ जिसे डिवाइड करेंगे टोटल टाइम में, वो टाइम 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि डेफिनेशन में हमने लिखा है टोटल टाइम। तो जब तक ऑब्जेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है, मीन्स जब तक बी पर नहीं पहुंच जाता है, तो उसके पहले का सारा टाइम, चाहे रेस्ट का टाइम हो या किसी भी तरीके का टाइम हो, जितना टाइम लैप्स हुआ है हम सारा टाइम लेंगे, मीन्स 5 आवर्स ले लेंगे, 4 आवर्स नहीं होगा। टोटल टाइम अनलेस द जर्नी कंप्लीट्स, वी मस्ट टेक ऑल द टाइम व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो गंतव्य पर या टारगेट पर पहुंचने के पहले जो कुछ भी टाइम है, चाहे वो जर्नी का टाइम हो, रेस्ट का टाइम हो, ड्रिंकिंग टाइम हो, ईटिंग का टाइम हो, जो कुछ भी है, हम सारा टाइम लेते हैं। तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 2 किलोमीटर बाई आवर। अब एक बात पैदा होती है कि क्या तब हम कह सकते हैं कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला है? रिजल्ट बता रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला। तो यहाँ केयरफुली देखो, वो 2 घंटे में 3 किलोमीटर चला, और यहाँ पर 1 घंटा चला ही नहीं, और 2 घंटे में 7 किलोमीटर चला। कहीं भी ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर नहीं चला है। तो प्रश्न है कि ये एवरेज स्पीड निकालकर हम साबित क्या करना चाहते हैं? तो देखो, जब भी हम एवरेज निकालते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस जर्नी के रियल सिनेरियो को बताए, यानी कि इससे हम प्रिडिक्शन कर सकें कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला है। हम एक ट्रेंड बताते हैं कि रफली वो ए से बी तक जाने में पर आवर अगर एक रफ एस्टिमेट किया जाए, तो उसने लगभग लगभग 2 घंटे लिए हैं। हालांकि कहीं भी वो 2 घंटा नहीं चला है। इसको ऐसे समझो ना, जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में मान लो कि 50 ओवर्स में मान लो 100 रन बने, तो एक ओवर में लगभग 2 रन बन गए, या 50 ओवर्स में 200 रन बने, तो एक ओवर में 4 रन बन गए। तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हर ओवर में 4 रन बना है। किसी ओवर में बहुत ज़्यादा रन बन सकते हैं, किसी में कम बन सकते हैं, और किसी में 4 भी शायद बन सकते हैं। तो जब हम पर ओवर रन की बात करते हैं, जो 4 आया, वो 4 एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो एक प्रवृत्ति को बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली इतने ओवर में यूनिट ओवर के हिसाब से कितने रन बन सकते हैं। तो यहाँ भी मैं ये जो 2 किलोमीटर पर आवर कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि वो कहीं 2 किलोमीटर 1 घंटे में
चला ही हो, कभी चल भी सकता है, इस केस में नहीं चल रहा है, कुछ केस में नहीं भी चल सकता है। एक ओवरऑल ट्रेंड को बताता है, प्रवृत्ति को बताता है कि उसने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड किया है कि लगभग-लगभग वो 1 घंटे में पूरे टाइम को अगर काउंट किया जाए, जो 5 घंटे का टाइम है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग-लगभग वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर के आस-पास चला है। यानी कि उसे चलने का रेट एप्रोक्सिमेटली 2 किलोमीटर के आस-पास से नियरर है, क्लोज़र है। इसका ये मायने नहीं हुआ कि 2 किलोमीटर चला ही चला। एवरेज हमेशा एग्ज़िस्ट करे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पूरे सैंपल के ट्रेंड को बताता है। एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे मान लो किसी बच्चे का वज़न है 60 केजी, किसी बच्चे का वज़न है 40 केजी। अगर हम इसका जनरल एवरेज निकालें, तो हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, जो 100 आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 50 चला आएगा। तो 50 केजी इन 2 बच्चों के वेट का एवरेज हुआ। रियली किसी का वेट 50 केजी है ही नहीं, लेकिन 50 के क्लोज़र ये भी है, 10 का फ़र्क है, 50 के क्लोज़र ये भी है, 10 का फ़र्क है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 60 और 40 की 50 के आस-पास आ गई। तो हमें एक ट्रेंड मिला कि एप्रोक्सिमेटली उनका वज़न लगभग-लगभग अगर औसतन देखा जाए तो 50 के आस-पास है। हालाँकि 50 का कहीं भी यहाँ पर एक्जिस्टेंस है नहीं। लेकिन एवरेज ऐसे निकालते हैं, पूरे सैंपल के ट्रेंड को बताता है। जहाँ तक बहुत क्लोज़र बताएगा एवरेज अच्छा होगा, बहुत डेविएट करेगा एवरेज अच्छा नहीं होगा, लेकिन एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ भी जब हमने एवरेज निकाला तो 1 किलोमीटर में 2 घंटा चला ये आया, जबकि रियल सिनेरियो ये है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला ही नहीं है। बहरहाल ये हो गया एवरेज का तरीका। अगर मान लो कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर सच में चला, 1 घंटे में 2 किलोमीटर वाक़ई वो चला, तो बिल्कुल ये एवरेज सही आएगा। तो उस केस में हम इसकी स्पीड को बोलेंगे यूनिफ़ॉर्म स्पीड। तो एवरेज स्पीड को स्पीड बोल दिया। इसी का नाम यूनिफ़ॉर्म स्पीड तब हो गया जब रियली जो डेटा आ रहा है के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी कि सचमुच अगर ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले, तो बिल्कुल उसकी यूनिफ़ॉर्म स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी बता देगा कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा, अगर इसी रेट से चल रहा है तो। तो यूनिफ़ॉर्म स्पीड कोई नई स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड ही है, ये स्पीड ही है। जब ये रेशियो चेंज नहीं होता है, तो हम उसे यूनिफ़ॉर्म मान लेते हैं। ये टाइम के साथ-साथ बदलता चला जा रहा है, तो ये स्पीड क्या हो गई? नॉन यूनिफ़ॉर्म हो गई और यहाँ पर हमने उसको एक एवरेज स्पीड कह दिया। अब देखो, इन पर क्वेश्चन लें के पहले हमें एक टर्म और जानना चाहिए और वो है एवरेज वेलोसिटी। तो चलो एग्जांपल यही लिया हमने। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी में कुछ नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन थोड़ा ध्यान दो कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड में टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। और इसका एक चलो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वही जो मैंने पीछे लिया कि ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पर पहुंचा। अब हम थोड़ा सा इन चीज़ों को हल्का सा प्रिसाइज करने के लिए हमने कुछ यू एक रेफरेंस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और कुछ यूं कह दिया। नहीं कहते तो भी कम चल जाता। रेफरेंस लेना हम पर डिपेंड करता है, हम रेफरेंस इसी को ले लेंगे, हम रेफरेंस यहाँ ले लेंगे। हमने जनरलाइज करने के लिए यहाँ ओरिजिन को रेफरेंस माना और शुरू में इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो कहेंगे कि t बराबर t1 टाइम पर, यानी कि t1 टाइम पर पोजीशन क्या है? r1 है। आप अभी लिखने के हैबिचुअल नहीं तो ऐसे लिख लो, t1 इंस्टेंट पर पोजीशन क्या है? r1 है। t2 इंस्टेंट पर पोजीशन r2 है। और हमें वेलोसिटी को या एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम्स इंटरवल से डिवाइड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ये जो दिख रहा है एरो,
ये ए बी लेंथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी और ए टू बी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी होगी, चलो अगर मैं वेलोसिटी को वी यू में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्पीड को हमने ऐसे किया था, वेलोसिटी को मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन टी टू माइनस टी वन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखो ए बी को हमें ए बी ही चाहिए, चाहे जिस तरीके से चाहिए। ए बी को लिखने के कई रास्ते हो गए। अगर थोड़ा मैं जनरल बुक का सहारा लूं तो देखो यहां पर R1 वेक्टर में ए बी वेक्टर ऐड करेंगे तो R2 वेक्टर मिलेगा ट्रायंगुलर के हिसाब से। तो यहां पर मैं अलग से बता रहा हूं कि R1 वेक्टर में ए बी वेक्टर ऐड किया तो R2 वेक्टर मिला। यहां से ए बी वेक्टर हो गया R2 माइनस R1। तो या तो हम डायरेक्ट ए बी लिखिए, आपको डायरेक्ट ए बी ही लिखना चाहिए, या अगर हम पोजीशन वेक्टर के तरीके से इसको फॉर्मलाइज करना चाहें तो हमने लिख दिया R2 माइनस R1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। यहां भी इससे जरा भी मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट के चलने की ट्रेजेक्टरी क्या है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चला, ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा चला, ऑब्जेक्ट कैसे भी चले, हम सीधे सीधे इनिशियल पोजीशन देखते हैं, फाइनल पोजीशन देखते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं और जो ये स्ट्रेट लाइन आती है उसको हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये चलाता है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। ये हमने इसे लिख दिया एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। अब ध्यान दो कि डिस्टेंस निकालने में लेंथ ऑफ पाथ को काउंट करना जरूरी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने में ऑब्जेक्ट के चलने की ट्रेजेक्टरी क्या है, लेंथ ऑफ पाथ है, ये इरेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है कि शुरू में देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उस पोजीशन को काउंट किया, बाद में देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उस पोजीशन को काउंट किया। जो पोजीशन का वेक्टर डिफरेंस आएगा, जो ये आएगा, जो फॉर एग्जांपल इस केस में ए बी के बराबर आ रहा है, उसको पोजीशन के स्टैंड से डिवाइड कर दिया, मीन्स हमें एक टाइम इंटरवल मिल गया और यहां से हमने वेलोसिटी निकाल लिया, ये एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। अब यहां से एक बात और समझ में आ रही है, अगर हम यही एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ T1 था, टाइम पर था, यहाँ T2 टाइम पर था, तो ऐसे चलने में उसका टाइम इंटरवल हो गया था T2 माइनस T1। हमने एवरेज स्पीड निकाला था तो इस लेंथ को इससे डिवाइड कर दिया था, और जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तो इस लेंथ को उसी टाइम से डिवाइड कर दिया। तो इस केस में बिल्कुल दिख रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो ये वैल्यू है, ये बिल्कुल ही कम होगी और एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो एक रिलेशन मिला कि यूजुअली एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड नॉट, सॉरी ये एरो लगाना चाहिए, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, या यूं कहें एवरेज स्पीड ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। और अगर ऑब्जेक्ट का रास्ता सीधे स्ट्रेट होता है, इनके ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है और हम यहां इसको ज्वाइन करते, ये R1 होता है और ये R2 होता है, तो कह सकते थे कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के बराबर है। ये कहीं नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी स्पीड से कम ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बाय नेचर दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। रिलेशन जब भी होगा तो उनके मैग्नीट्यूड में होगा। तो हमने वही मैग्नीट्यूड की बात किया कि यूजुअली अगर ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी सीधी सीधी है तो यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उतनी डिस्टेंस है, तो उस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यूजुअली अगर रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑब्जेक्ट यूं चला, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो यहाँ पर कह पाएंगे कि एवरेज स्पीड ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के कंपेरिजन में। तो दोनों केसेस में चाहे स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो,
हमने सिर्फ दो ही बात किया कि स्पीड के केस में डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया और उसी टाइम इंटरवल से डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया तो हमें एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता चल गया, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। अब एक टर्म आता है क्वेश्चन लेने के पहले, जिस पर हम डिटेलिंग बाद में करेंगे, लेकिन एक टर्म लेते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट ए से बी चला और हम एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि इस डिस्टेंस को मान लो यहाँ से तक आने में वो टाइम यहाँ था t1, यहाँ था t2, हमने इसे डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया एवरेज स्पीड। ये तो हो गया पूरे रास्ते में चले गई दूरी को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटी दूरी चले, मान लो यहाँ से यहाँ चला, तो नेचुरली टाइम ही कम लेगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या यूं सोचो कि अगर हम ए को बी के काफ़ी क्लोजर माने, ए को बी के काफ़ी क्लोजर माने, तो ए से बी तक जाने में वो दूरी भी कम तय करेगा और टाइम भी कम लेगा। हम थ्योरेटिकली इसको और छोटा करते चले जाएं, या यूं कहो आप चाहो तो इस रास्ते के बहुत ही छोटे गैप को आप काउंट करो, बहुत ही छोटे गैप को काउंट करोगे, जिसको मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूँ, तो यहाँ जो टाइम लेगा बहुत ही छोटा टाइम लेगा। अगर यहाँ टाइम को t1 माना जाए, यहाँ टाइम को t2 माना जाए, तो जो t2 माइनस t1 है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा और ये जो जो डिस्टेंस है ये भी बहुत छोटी हो जाएगी। अभी भी रास्ता आपको लगभग 1 करोड़ दिख रहा है। आप इनको और क्लोजर लाओ, तो बहुत क्लोजर लाएंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के दो रास्ते बनेंगे नहीं। जब तक ये पॉइंट को मैं ऐसे लिखा, इस पॉइंट को मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से जाने के एक रास्ता दिख रहा है। इसे अगर और क्लोजर लाएंगे तो रास्ता ऐसा दिख रहा है, और क्लोजर जाएंगे तो रास्ता ऐसे दिख रहा है, और क्लोजर जाएंगे थ्योरेटिकली तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का एक ही रास्ता होगा और होगा स्ट्रेट लाइन। तो हम उसी केस की बात कर रहे हैं कि हम रास्ते के दो पोजीशंस हमने ले लिए और इनके बीच के गैप को बोल दिया डेल्टा एक्स। डेल्टा बताता है वेरी स्मॉल चेंज को, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो गई और टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। इतना ये टाइम इंटरवल छोटा हो गया कि मैथ्स की लैंग्वेज में हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि यहाँ से जाने का टाइम इंटरवल लगभग इतना छोटा है कि जीरो तो नहीं है, जीरो के आसपास है। तो उस केस में इस एवरेज स्पीड का, ये स्पीड का नाम हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूं और उसे मैं, चलो यूं हमने v डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। देखो इस एक्सप्रेशन की मीनिंग को समझो, कैसे लिखा गया है। इस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसकी मीनिंग क्या है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि उसकी लिमिट लगभग जीरो के आसपास हो, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल दिया लिमिट। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की फिजिकल मीनिंग हो गई कि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम इंटरवल कि लगभग उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 सेकेंड के, यानी कि जीरो के आसपास है। जो टाइम इंटरवल है जीरो से जरा सा ज्यादा है, जीरो के ही लगभग आसपास है। उतने छोटे टाइम में जो अगर बहुत छोटी दूरी तय करेगा, तो जो रेशियो कहलाएगा, जिसे अभी तक हमने एवरेज स्पीड कहा था, उसका नया नाम हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान दो, इसी को बुक की भाषा बोलते हैं कि किसी मोमेंट पर, किसी क्षण पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। लेकिन फिजिक्स में मोमेंट कभी नहीं होता है, जब भी होता है टाइम इंटरवल होता है, बहुत छोटा हो जाए उसे को हम बोल देते हैं मोमेंट। जैसे कहा जाए 12 बजे, तो 12 बजे के मायने क्या है? एक बच्चा सोचता है कि 11 बजकर 59 मिनट
59 सेकंड के बाद का जो टाइम होगा वो 12 बजे कहलाएगा। कोई दूसरा बच्चा सोचे कि नहीं भाई 11:59 59.00067 के बाद जो टाइम होगा वो 12 कहलाएगा। तो नेचुरली इस बच्चे के लिए 12 बजने का जो टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, इसके लिए 1 सेकंड का है, किसी बच्चे के लिए और ज़्यादा हो सकता है। तो अगले मोमेंट पे पहुँचने में जितना कम टाइम लगे तो उस मोमेंट को हम बोल देते हैं या उस घटना को बोल देते हैं कि वो इवेंट किसी मोमेंट पर हो रही है, किसी क्षण पर हो रही है। लेकिन जैसे मैंने बार बार बताया कि फिजिक्स में इंस्टेंट होता ही नहीं है, जब भी होता है टाइम इंटरवल होता है, ये बहुत छोटा हो जाए तो उसे एक लैंग्वेज में नाम दे देते हैं इंस्टेंटेनियस, या किसी क्षण पर। तो बहरहाल मैं फिर से बात को रिपीट कर दूं कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही है बाय एक्सप्रेशन। बस होता क्या है कि टाइम इंटरवल बहुत कम ले लें, लगभग 0 के आसपास वो हो जाए और उसमें बहुत छोटी दूरी चलेगा तो इस रेशियो का नाम हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। और बोल देते हैं कि स्पीड एट द मोमेंट, हालांकि स्पीड मोमेंट पर मूवमेंट होता ही नहीं है, जब भी होता है इंटरवल होता है, लेकिन बहुत छोटे इंटरवल का नाम हो गया स्पीड। इसी को मैथ्स की लैंग्वेज में बोल देते हैं dx/dt, जिसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट अभी एक डेफिनेशन में लिख दिया dx/dt, मीन्स पोजीशन को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो स्पीड आएगी, या जो डिस्टेंस को टाइम से जो डिफ्रेंशिएट करेंगे जो स्पीड आएगी उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन बहरहाल इसकी मीनिंग यही है। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है और ये टाइम को बता रहा है, और सब कुछ वैसे रहा, बस ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इंटरवल, जो कि बहुत ही छोटा है, 0 के आसपास है। तो देखो बेटा 4 टर्म हमने बताए। एवरेज स्पीड, जिसे पूरी दूरी को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। इंस्टेंट के केस में ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा एक जरा ध्यान दो, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, इसकी ये माने नहीं हो कि ये पूरी चीज भी छोटी आ सकती है। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, रेशो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू बहुत कम है, ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो इस रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है ये स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, बट रेशियो में भी ए लार्जर वैल्यू, तो ये ऐसा हो सकता है। अब एक चीज और, तब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जैसा हमने बताया, चलो इस रास्ते को देखो फिर से। एवरेज स्पीड निकालनी होगी, इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यूजुअली हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और एवरेज स्पीड ज़्यादा है। अगर ये ट्रैक, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही चले तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ तो बड़े आराम से कह पाएंगे कि जितनी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उतनी डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू जितनी होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। इंस्टेंटेनियस के केस में क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस के केस में ए और बी इतने क्लोजर आते हैं जो मैं दिखा नहीं पाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते पॉसिबल ही नहीं है। एक ही रास्ता पॉसिबल है, वो है स्ट्रेट लाइन। अगर दो रास्ते पॉसिबल हैं तो और क्लोजर लाओ, और क्लोजर लाओ, इतना क्लोजर लाओ कि ए से बी तक जाने के दो रास्ते पॉसिबल हैं ही नहीं। मीन्स हमेशा रास्ता क्या होगा, एक स्ट्रेट होगा। तो उस केस में कह पाएंगे कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू के बराबर है। तो यूजुअली magnitude of average velocity may be less than or equal to average speed, but in the case of instantaneous velocity and speed both are equal in the magnitude। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि instantaneous, instantaneous, instantaneous speed is always equal to, instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous
वेलोसिटी। हमने क्या लिखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि जब इन दोनों को निकालते हैं तो टाइम टेबल बहुत छोटा लेते हैं, उसमें जो 2 पॉइंट के बीच का गैप है वो बहुत छोटा होता है, और फर्स्ट पॉइंट से सेकंड तक हो जाने के लिए, पॉइंट तक जाने के लिए 2 ट्रैक नहीं मिलते हैं, एक ही ट्रैजेक्टरी मिलती है और स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए ये दोनों इन वैल्यू या मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। एवरेज के केस में स्पीड ज़्यादा हो सकती है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, बराबर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हरदम ही बराबर होगी। अब देखो, अब मैं जो एग्जांपल्स ले रहा हूँ उसमें बड़े जनरल एग्जांपल हैं जिसमें इन कंसेप्ट का यूज़ किया गया है, कुछ पर्टिकुलर केसेस नहीं लिए गए हैं। जनरली क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन को डील करेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन को न मानते हुए, तो उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया उसमें मैं बता दूं, एक सेकेंड। हाँ देखो, एक फर्स्ट पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर रहा हूं, आप भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, ए फार्मर has to go 500 meter due north, comma 400 meter due east and 200 meter due south to reach the field. He takes 20 minutes. Find out average speed and average velocity. देखो बेटा, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, मैं फिर से रिपीट कर दूं। ए फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द फील्ड। एक किसान अपने खेत तक पहुंचने के लिए जहां से चलता है वहां से पहले 500 मीटर उत्तर जाता है, फिर वो 400 मीटर पूरब जाता है और फाइनली 200 मीटर दक्षिण जाकर अपने खेत में पहुंच जाता है, और इस प्रोसेस में वो 20 मिनट का टाइम लेता है। हमें इस पूरे प्रक्रिया के लिए, पूरे इवेंट के लिए उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी होगी। देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, पहले सिंपल तरीके से समझो। हमने यूं बना लिया है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखो बेटा, इजी वे क्या होता है कि पहले जो डेटा दिए गए हैं उनको यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐड करने के पहले। तो देखो, 500 मीटर नॉर्थ गया है तो एक हमने एक यूं एरो बना दिया और ये हो जाएगा 500 मीटर, तो कोई भी जानेगा कि ये 500 मीटर नॉर्थ को बता रहा है। फिर वो 400 मीटर पूर्व गया है तो एक एरो यहां बना दिया, ये 400 मीटर वो ईस्ट गया है। फिर 200 मीटर वो गया है साउथ, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये हो जाएगा 200 मीटर, डायरेक्शन होगी साउथ। और इस पूरे प्रोसेस में उसने 20 मिनट लिया। तो स्पीड या एवरेज स्पीड निकालना बहुत इजी है।
सीधे सीधे सारे डिस्टेंसेस को मैं ऐड करना होगा। तो कैसे पहुंचा उसे, खेत का मैप क्या है, ये जाने बिना सीधे सीधे हम सभी को ऐड कर देंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये चलाएगा एवरेज स्पीड। तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो देखो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। तो सीधे काउंट करना है 400, 500 एंड 200। तो देखो ये 1100 हो गया, 500, 400, 900, 1100। तो चला है 1100 मीटर टोटल डिस्टेंस। उसने टाइम लिया 20 मिनट का। अगर आप टाइम को सेकंड में काउंट करना चाहो तो हो जाएगा 20/60 सेकंड। अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे और सीधे हो जाएगा 11/12 मीटर बाई सेकेंड। ये हो गई उसके एवरेज स्पीड। और इसको निकालने में हमें ज़रा भी मेहनत नहीं पड़ी, सीधे हमें रिकॉर्ड में काउंट करना था टोटल डिस्टेंस और देखना था टोटल टाइम। डिस्टेंस को ऐड कर लिया, टाइम 20 मिनट था ही, डिवाइड कर दिया सेकंड में बदल कर, और हमारा आंसर चला आया 11/12 मीटर बाई सेकेंड। चलो, तो ये उम्मीद है आप राइट डाउन कर लोगे। अब हमें बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की। तो देखो फिर से मैं इसको राइट डाउन कर रहा हूँ, कुछ बातें समझानी है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दिस इज 500, दिस इज 400 मीटर एंड दिस इज 200 मीटर, 200 मीटर। दिस इज साउथ। अब देखो इसको लगाने के कई तरीके हैं। कुछ बुक्स या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे यहीं पर इनको बाय फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं जो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ कि आप जरा मेथड को समझो और जो आपको बेहतर लगे, जो बाद वाला ही होगा, आप उसको अडॉप्ट करो। लेकिन जो हैबिट है, बाय हैबिट, कि हम क्या करते हैं कि सीधे हमने लिख दिया पहले 400, 500 मीटर नॉर्थ चला भाई, तो ये मान ले कि ये 500 हो गया। इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 400 मीटर। और फिर ये चला 200, तो ऐसे लिख दिया 200 मीटर साउथ। तो 500 नॉर्थ, 400 मीटर ईस्ट एंड 200 मीटर साउथ। ये शुरू की पोजीशन थी, ये लास्ट की पोजीशन है। इससे हमने ज्वाइन कर दिया, ओए मानो लिख दिया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हम इस लेंथ को निकालकर टाइम 20 मिनट से डिवाइड करते हैं। ये लेंथ कैसे आएगी को बताने के कई रास्ते हो गए। एक तरीका ये हो गया कि देखो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ये है 400, ये 400, तो ये हो गया 400 मीटर। ये 500 था, ये 200 था, तो ये हो गया 300। तो ये गैप हो गया 300 मीटर। हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, 300 400 के स्क्वायर के सम के रूट किया, तो ओए सीधे चलाया 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 मीटर, डायरेक्शन हो गई O to A। इस डिस्प्लेसमेंट को हमने 20 मिनट को सेकेंड में बदल कर डिवाइड कर दिया और ये चलाया एवरेज वेलोसिटी। तो ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया और ये चलाया 5/12 मीटर बाई सेकेंड। देखो ये सही है बिल्कुल, 5/12 मीटर बाई सेकेंड। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लगाएं जो ज़्यादा इजी होगा। तो एक मेथड ये हो गया, बिल्कुल सही है, हम इसे मिटाते हैं। अब जरा दूसरे मेथड पर ध्यान दो, जो ज़्यादा इजियर होगा और ज़्यादा सेफ होगा और आंसर आपका गलत आने की आशंका नहीं रहेगी। अगर हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लें तो यहाँ पर हमको माइनस आई कैप मानना पड़ेगा। अगर इसे जे कैप मान लें तो इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को हमें माइनस जे कैप मानना होगा। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, ये जो पोजीशंस हैं इनको साइन के साथ साथ ऐड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डी कहा,
तो देखो एक हमें पोजीशन मिली 500 मीटर आई कैप, तो लिख दिया 500 मीटर आई कैप, एक पोजीशन ही मिल गई, सॉरी 400 मीटर आई कैप, ये हमें मिल गया ईस्ट के डायरेक्शन में। अभी मीटर छोड़ दो, दूसरा हमें मिल गया 500 मीटर जे कैप, तो हमने लिख दिया 500 मीटर जे कैप, और ये मिल गया -200 मीटर जे कैप, तो लिख दिया -200 मीटर जे कैप। तो एक तरीका ये हुआ कि हम कोई डायग्राम बनाए बिना सीधे सीधे ये जो पोजीशन वेक्टर्स है या चली गई जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन वेक्टर को, यहाँ से ये 500 है, ये 400 है, ये 200 है, जो हमें दिख रहा है, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में यहाँ से इधर माना, यहाँ से इधर माना, यहाँ से इधर माना, तो ये हमने ऐसे लिख दिया 400 500 जे कैप -200 जे कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं है, किसी बच्चे के मन में हो तो जरा सोचो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो मिनिमम लेंथ था पास होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यहाँ पर हमने कोई डायग्राम ड्रॉ ही नहीं किया, सबको एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको डायरेक्शन के साथ साथ लिख दिया, या जितना भी चला है पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको एक साथ यहाँ लिख दिया। रियल मोशन में गए नहीं। रियल मोशन क्या था कि पहले 500 चलेगा, ऐसे चलेगा, यूं चलेगा, यूं हो जाएगा। ये गलत बात नहीं है, जो पीछे बताया हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा ईजी है कि आप ऐसे करो कि जो भी ओरिजिन से आपने चले गए पोजिशंस को या डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को मान लो आपने काउंट किया है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ऐसे चलाएगा। तो ये सीधे सीधे हो गया 400 आई कैप प्लस 300 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो डी की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैंने बताया था कि आई का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जे का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे, सम करेंगे, तो 400 के स्क्वायर 300 के स्क्वायर, ये रूट ले लिया, ये आ जाएगा 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चली आई 500 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो टाइम था उसको डिवाइड कर दिया, तो स्पीड सॉरी वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू चली आई, तो वैल्यू चली आई 500 मीटर, और टाइम था 20 मिनट, जिसको मैं सेकंड में बदला तो ऐसे हो गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 5/12 मीटर बाई सेकेंड। लेकिन एक समस्या है, उस फिगर में तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिख रही थी O to A, यहाँ कैसे कहेंगे, एक ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जरा भी नहीं है, इसको जरा दोबारा देखो, और मैंने पीछे वेक्टर पढ़ाया है, बेटा प्लीज उन वीडियो को ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। देखो ऐसे कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक्स के डायरेक्शन में यानी कि जो ईस्ट था इसकी वैल्यू है 400 मीटर, वाई के डायरेक्शन जो नॉर्थ था इसकी वैल्यू है 300 मीटर। तो अगर हम इसको यूं अलग से ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा 400 मीटर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 300 मीटर। इनिशियल के हेड से फाइनल के 10 को मिलाया, यही ओ आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ गई थी, जो फर्स्ट केस में भी आया था। अब यहां पर आप कह सकते हो कि ओ की डायरेक्शन होगी क्या, तो अगर बाय द हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें तो tan थीटा हो जाएगा 300/400 यानी कि 3/4। अगर ये एंगल पता हो तो ठीक है, वरना लिख दो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 500 मीटर और डायरेक्शन हो गई ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इस एंगल पर। ये एंगल मुझे पता है और आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ये हार्डली होता है, थीटा हो जाएगा 37 डिग्री, तो tan 3/4 होता है tan 37 डिग्री, ये थोड़ा याद रखो बेटा। तो बड़े आराम से कह पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई, स्पीड की वैल्यू हो गई 5/12 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हो गई
नॉर्थ से साउथ की तरफ 37 डिग्री के एंगल पर। अगर हम इसको और प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखें तो एवरेज वेलोसिटी को अगर हमने v कहा तो हो जाएगा 5/12 मीटर बाई सेकेंड, और डायरेक्शन को कहेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व से उत्तर की तरफ 37 डिग्री। तो एक भी तरीका हो गया। तो उम्मीद है होपफुली दोनों तरीके समझ में आ रहे होंगे। अब देखो, हमें एक क्वेश्चन और लेना है, समय को देखते हुए कि वीडियो लंबा ना हो जाए, उसके बाद हम इसे रोकेंगे। मैं उसे लिख रहा हूं तो कुछ बातें मुझे तुम्हें आपको बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्टिकल is moving in xy plane. A particle is moving in xy plane at t बराबर 0. Particle is at 1 meter, 2 meter, and at t equals 4 second, it is at 6 meter, 4 meter. Find out average speed. Full stop. Find out average speed. कह रहा है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। शुरू में वो 1 मीटर 2 मीटर पर था, इनकी उसकी पोजीशन थी 1 मीटर 2 मीटर, और फिर 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई 6 मीटर 4 मीटर। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं, यूं बनाएं, तो देखो मान लो पार्टिकल ए पर था, बाद में वो कहीं यहां पहुंच गया, ये शुरू की पोजीशन है, यही R1 है, बाद की पोजीशन है, ये R2 है। अब वो ए से बी कैसे गया है ये ट्रैक नहीं पता है, ट्रेजेक्टरी नहीं पता है। हो सकता है वो कुछ ऐसे गया हो सकता है स्ट्रेट में गया हो। हमें ट्रेजेक्टरी नहीं दिया गया है, रास्ता किस रास्ते से चला, ये रास्ते की लंबाई क्या है नहीं दिया गया है। तो पहली बात तो यहाँ ये समझ में आ रही है कि हम स्पीड तो एवरेज स्पीड तो निकाल ही नहीं पाएंगे। सारी फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो बड़ा सिंपल है। एवरेज स्पीड को हमने बताया था R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, और वो इस केस में जो R2 माइनस R1 होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब देखो हम पोजीशन का टर्म चलना, तो ये R2 बाद की पोजीशन है, R1 शुरू की पोजीशन है। R2 है कितना जरा देखें, तो देखो ये R1 है कितना, तो R1 को लिखा है शुरू में वो 1 मीटर 2 मीटर पर था, मीन्स यहां हम 1 मीटर चलेंगे, यहां 2 मीटर चलेंगे, हम ए पर पहुंच जाएंगे, 1 मीटर चलेंगे एक्स पर और 2 मीटर चलेंगे वाई पर, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो R1 की पोजीशन वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। चलो एक काम करो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप मान लो। तो R1 को आप लिख सकते हो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर। देखो लिखा 1 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ चलो 1 यानी कि एक्स डायरेक्शन में, तो वैल्यू हो गई 1, डायरेक्शन हो गई आई कैप। फिर चलो 2 मीटर वाई के डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू हो गई डायरेक्शन हो गई। तो R1 को हमने ऐसे लिख दिया। R2 को सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे और ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर।
तो हमने लिख दिया। अब हमको अगर वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो खास बात क्या है कि यहां पर हम फिर इस फार्मूले को देखेंगे और R2 माइनस R1 कर दिया, तो R2 हो जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1i कैप 2j कैप अपॉन, बात की पोजीशन टाइमिंग थी 4 सेकेंड, T2 था 4, T1 था 0, तो हमने एवरेज वेलोसिटी से निकाल दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6i 1i तो हो गया 5i कैप, 4j 2j तो हो जाएगा 2j कैप अपॉन 4। तो ये एक्सप्रेशन चलाया एवरेज वेलोसिटी का। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट किया, नीचे 4 था तो 4 को रहने दिया, ये चलाएगा 25 4 29 रूट बाई 4 मीटर बाई सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। ये जो ए बी आया होगा, ये ए बी ही इतना आया है जो हमने ऊपर लिखा, यानी कि रूट 29। तो ए बी हो गया, ये जो ए बी हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई, जो चेंज इन पोजीशन के बराबर है, वो चला है रूट 29 और टाइम हो गया 4 सेकेंड, डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड इतनी चली है। अब जहां तक फिर वही डायरेक्शन की बात है कि हम एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, तो देखो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन बताना बड़ा इजी है। एवरेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक्स डायरेक्शन में 5/4 है, वाई डायरेक्शन में 2/4 है। तो अगर हम एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 2/4। ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, या ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। अगर इस एंगल को थीटा बोलें तो tan थीटा हो जाएगा 2/4, 5/4 मीन्स 2/5। ये नॉन एंगल नहीं है तो थीटा को लिख दिया हमने tan इनवर्स 2/5। तो इस पूरे सिनेरियो में पोजीशन दे दिया क्या है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चलाया, वैल्यू निकालना था तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन के लिए फिर हमने ये सारा काम किया। इसमें फिगर बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी और कैसे हम कंप्रिहेंड करें ये भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आइडिया समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को इसे डिवाइड करना होगा, इससे डिवाइड कर दो, डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब कोई पूछे कि क्या जो डेटा दिया गया है इससे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, इसका जवाब है नो, हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए से बी तक जाने में वो कैसे चला है वो लेंथ ऑफ पाथ नहीं दिया गया है। चेंज इन पोजीशन बस पता चल गया जो डिस्प्लेसमेंट के लिए सुटेबल है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ट्रेजेक्ट्री कैसी है, क्यों चला, कहाँ चला, कैसे चला, ये नहीं दिया गया है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने एवरेज स्पीड नहीं निकाल भी नहीं पाते जो डेटा दिया गया है। तो यहाँ भी ये बताना जरूरी था कि ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है। इसलिए कि जब जब स्पीड निकालनी होगी तो ट्रैक की सूचना देनी जरूरी है कि जिस ट्रैक पर चला उसे लेंथ क्या है ये पता होना चाहिए। बिना ट्रैक के लेंथ नहीं जान पाएंगे और बिना लेंथ की स्पीड हम नहीं जान पाएंगे। यही वजह है कि इस केस में रास्ते की ट्रेजेक्टरी नहीं पता थी, डिस्टेंस नहीं पता थी, पोजीशन कम से डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वो पता था, इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, फाइनल मैंने इनिशियल कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो बड़े आराम से एवरेज वेलोसिटी निकल गई या उसकी वैल्यू निकल गई, डायरेक्शन निकल गई। बेटा चाहते हुए भी मैं एक क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, इसको अगले वीडियो में लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और जहाँ पर हमें वेक्टर का यूज जानना चाहिए, तो सॉरी कैलकुलस का यूज जानना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा कैलकुलस पढ़कर आ पाना, तो अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। महादेव बच्चों।